बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया है डॉक्टर सलमान शकूर कंबो। बाब अवल किस नंबर 8। हर तरफ अंधेरा। थोड़ी से अंधेरे में चौधरी हमायूं सकलैन अपनी हवेली के बैरूनी हाते में अपने कुछ दोस्तों से के साथ बैठा हुक्का पी रहा था। हुक्के का धुआं हुक्के के बलाई हिस्से से निकलता और फिर ऊपर फजा में उड़ जाता और फिर इधर उधर फैल जाता, बिखर जाता, मानो जैसे हवा हो जाता। हवा में भी शायद बहुत जगह है जो हर चीज़ को अपने अंदर बसा लेती है मगर फिर भी नहीं भरती। चौधरी ने कशल गाया, स्वाद आ गया। चौधरी ने कहकल गाया, हुक्के पीने से तो सरूर सा मिल जाता है। वो मुस्कुराया और एक और कशल गाने लगा। हाँ चौधरी, हुक्के के जैसा तो कोई दोजा है ही नहीं। एक दूसरे ने कहा। एक हकीकी दोजी तवाफ इनसे जो तस्कीन मिलती है कायनात की किसी चीज़ से नहीं। चौधरी ने कहकल गाया तो इसके बाकी दोस्त भी हंसने लगे। तो हो जाए फिर चौधरी ने एक चक्कर कूटेगा। चौधरी के एक दोस्त ने कहा, अभी तो मोहतरमा सो गई होगी, काफ़ी रात हो गई है, कल सही, कल चलेंगे। चौधरी ने मूंछ को वट दिया। इतने में चौधरी का एक नौकर दौड़ता हुआ अंदर आया। चौधरी साहब बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, बहुत बड़ा। नौकर ने परेशानी से कहा तो चौधरी और बाकी सब हैरान हो गए। चौधरी साहब, हमारा वो ट्रक जो सारा सामान लेकर आ रहा था पंजाब से, वो लट गया है। डाकुओं से ट्रक कूट कर ड्राइवर को मार दिया गया है। नौकर ने इतला की तो चौधरी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अरे ये क्या कह रहा है, बावला हो गया है क्या? चौधरी ने हकारत से इसे देखा तो नौकर सहम गया। चौधरी साहब, रब दी कसम, इस नौकर ने कसम खाकर कहा तो चौधरी हमायूं सकलैन के रंग उड़ गए। चढ़ते दिन की रोशनी पूरे कब्रिस्तान में फैल रही थी और हर जगह जहां स्याह अंधेरे में कब्रें थी और अजीबो हशत का बसेरा था, वहां सवेरे से सब रोशनी रू हो गई थी। मगर कब्रिस्तान में हमेशा एक ही आलम रहता है, चाहे दिन हो या रात हो। कब्रों के मकीनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए सख्त जाड़ा और तश गर्मी के कोई मानी नहीं रखती। बाहर जैसे भी हालात हों, वो अपनी कब्रों में पड़े अब्दी नींद सो रहे होते हैं। यह अजीब सा सुनाटा तरीकी हमेशा वहां रहती है। चढ़ते दिन के मध्यम रोशनी में इस कब्रिस्तान में तहरीम एक कब्र से लपटी रो रही थी। जूं जूं दिन की रोशनी में आसा आसा इजाफा होता, वैसे ही तहरीम की आंखों से निकलने वालों आंसू की शिद्दत भी बढ़ती जाती। इर्द गिर्द एक अजीब चुप और खामोशी थी, मगर तहरीम इस खामोशी से ना आशना इस कब्र से लपटी रो रही थी। अभी कुछ देर पहले ही इसके अब्बा को इस कब्र में दफनाया गया था, मगर बाप की जुदाई इससे बर्दाश्त ना हुई। वो फौरन मिलने चली आई। इर्द गिर्द वीरान कब्रिस्तान साएं कर रहा था, मगर इस कब्रिस्तान की वीरानी इसके लिए कोई मानी नहीं रखती थी। जब आपके इंतहाई अजीज रिश्तेदार मिट्टी तले दफन हो जाएं, फिर कब्रिस्तान की वीरानी क्या मानी रख सकती है, जबकि आपकी जिंदगी खुद वीरान हो चुकी थी। तहरीम अपने अब्बा के कब्र से लपटी रो रही थी। इसकी ये आहफगा इर्द गिर्द की फ़ज़ा को सरगवार बना रही थी। फ़ज़ाएँ इसके साथ सोग मना रही थी तो हवाएं जब चलती तो इसके सर को थपथपाते हुए चलती, ताकि अपनी तपकाहट से तहरीम के लिए हौसला और तसल्ली का सामान मुहैया कर दें। साए साए करता वीरान कब्रिस्तान भी इसके साथ इस सोग में बराबर का शरीक बन रहा था। मैं हूँ बेबस और बेसहारा, तू ही दिखा कोई मैं हूँ बेबस और बेआसरा, तू ही दिखा कोई राह दे। मेरी ज़ात बिखरी है हर जगह, समेट मेरा हर जरा दे। तू ही तो मेरा है नगेबां या इलाही, तू है कहाँ या इलाही। हीरा कंधे पर बैग लटकाए अपनी कार से बाहर निकली और ड्राइवर को सलाम करके यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ होली। गेट पर पहुंची तो अपने पर्स से यूनिवर्सिटी कार्ड निकालकर गेट पर खड़े चौकीदार को दिखाकर वो गेट से अंदर चली गई। काफ़ी तलबा, जिनमें लड़के और लड़कियां शामिल थे, अपने एक बस्ते कंधे पर रखे यूनिवर्सिटी में दाखिल हो रहे थे। हीरा गेट से गुजर अंदर आ गई। हीरा अंदर आई तो इसकी नज़र सामने पार्क में खड़े फैज़ पर पड़ी। हीरा ने फैज़ को देखा तो नज़रें झुका ली। इससे पहले कि फैज़ मुझे देखे, मुझे यहाँ से निकलना होगा, हीरा ने दिल में कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाती वहाँ से दौड़ जाने लगी। फैज़ अपने दोस्तों के साथ बातें करने में मसरूफ़ था कि अचानक फैज़ ने चेहरा घुमाया तो इसकी नज़र हीरा पर पड़ी। मेरा शिकार। वो मुस्कुराया तो इसके दोस्त इसके चेहरे की तरफ देखने लगे। कौन? इसके एक दोस्त ने पूछा। अरे हीरा, वो जा रही है। फैज़ ने इशारा किया। अच्छा तुम लोग यहीं रुको, मैं ज़रा 2 मिनट में आता हूँ। फैज़ ने कहकल गाया और हीरा की तरफ दौड़ने लगा। हीरा बाहर से चलते हुए अंदर कॉरिडोर तक जा पहुंची थी। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ब्लॉक में दाखिल होने ही लगी थी कि अचानक फैज़ ने नीचे वाली सीढ़ी पर बैठकर हीरा के रास्ते में टांग कर दी और हीरा इस अचानक हमले से अनजान फैज़ की टांग अटकी और
वो खुलाकर गिर गई। हा हा हा। इर्द गिर्द के लोग हंसने लगे। कुछ समझदार लोग आगे बढ़े और गिरी हुई हीरा को उठाने लगे। आर यू ओके? नीलम ने कहा। नीलम ने हीरा के कपड़े झाड़ते हुए कहा, लीजिए आपका पर्स। मोमन जो वहीं करीब खड़ा था, हीरा जो गिरा देकर दौड़ा हीरा को उठाने में मदद करने लगा। कैसे गिर गई तुम? नीलम ने पूछा। हीरा ने देखने के लिए फैज को अपना चेहरा सरकाया तो फैज वहां से 9-2-11 हो चुका था। बस वो पाँव फिसल गया। हीरा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा चलो क्लास में चलते हैं। नीलम ने हीरा का बाजू पकड़कर कहा। फिर वो दोनों अपनी क्लास की तरफ चली गई। फैज पीछे खड़ा हीरा को देखकर तंसिया निगाहों से हंस रहा था। चौधरी हुमायूं से क्लैन चारपाई पर आलती पालती मार के बैठा था और अपनी मूंछ को संवार रहा था। गोल आईना सामने रखे और अपनी मूंछ को सही से वट दे रहा था। वो अपने घर के सहन में बरगद के दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठा था। सुबह की ताज़ा हवा चल रही थी और हर तरफ सुकून और राहत बिखेर रही थी। दूर कुछ फासले पर माँ जो चौकी पर चूल्हे के आगे बैठी रोटियां पका रही थी। थप थप करके वो रोटी तुमने तवे पर रखती और फिर जब रोटी लाल हो जाती तो उसको उल्टा कर देती। फिर जब रोटी पकाती जाती तो इसे करीब पड़ी चिंगेरी में डाल देती। अरे माँ जा, आप भी जा, बड़ी भूख लगी है। चौधरी हुमायूं से क्लैन ने गोल आईना करीब चारपाई रखा और माँ जा को आवाज आई। माँ जा ने रोटी उल्टाते हुए कहा। फिर दूसरी चंगेरी में चौधरी हुमायूं से क्लैन के लिए रोटी रखकर और इसमें करीब पड़ी डेगची में से साग डालने लगी। फिर जो ही वो चौधरी को रोटी देने के लिए उठने लगी, एकदम से अंदर से रोते हुए इनके बच्चे की आवाज़ आने लगी। माँ जाने रोटी वहीं छोड़ी और अंदर दौड़ी। इसने बच्चे को अंदर लिटाया हुआ था और वो चारपाई से ज़मीन पर जा गिरा था। माँ जाने जल्दी से इसे उठाया और सीने से लगाया और इसका माथा चूमने लगी। फिर इसके सर में प्यार करने लगी। कहाँ चली गई है नी तू माँ जा? चौधरी हुमायूं क्लैन की जोरदार आवाज़ आई तो माँ जा बच्चे को उठाए दौड़ते कहाँ चली गई थी? चौधरी हुमायूं क्लैन ने गुस्से से कहा। वो ये ज़मीन पर गिर गया था। माँ जाने लड़ते होंठों से कहा। एक तो ये बच्चा जब से पैदा हुआ है नहुसत बर्पा की हुई है। इसने चौधरी हुमायूं क्लैन ने गुस्से से कहा। शोहर का खाना भूलकर बच्चे को देखने भाग गई थी। तेरा जैसा मनूस है ये, जब से ये आया है नहुसत बर्पा कर रहा है। पहले पैदा हुआ तो फालज करवा के हमारे घर में नहुसत बर्पा कर दी। चौधरी चंगारा। चौधरी की यह बात माँ जा को कांच की तरह लगी। ऐसे तो ना कहे, माँ जा ने नरमी से कहा। फालज में इस बच्चे का क्या कसूर? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ये फालज इसने खुद करवाया है। खुद को इससे पैदा हुए 2 दिन हो गए मगर आपने अभी तक इसका नाम तक नहीं रखा। माँ जान ने आंख में आंसू भर के कहा। चल कलमों ही बड़ी जबान चलती है तेरी। नरे तुझे क्या मालूम इस गोरे की नहुसत की वजह से कल मेरा ट्रक जो पंजाब से आ रहा था वो लटक गया और तुझे अपने इस मफलूज बच्चे के नाम की पड़ी है। चौधरी चिंगारा। अरे ये कोई नहीं लाने वाला, हमारी जिंदगियों में बहार मजदूर जाने छोड़ आते हैं इसे। चौधरी ने कहा तो इसके ये अल्फाज मांझा पर बिजली की तरह लगे। मेरा ये बच्चा आपके ट्रक के लूटने का बायस नहीं है मगर जो आप इस बच्चे के सारे कर रहे हैं वो ना खुदा ने इसका बदला लिया है। वो जो गुनाह आपने पहले किया था उसका बदला मांझा ने दिल में कहा और बच्चे को करीब चारपाई पर लटकाकर चौधरी हुमायूं क्लैन को जमीन से चिंगेरी पकड़ आने लगी। मैं हूँ बेबस और बेआसरा, तू ही दिखा कोई राह दे। मेरी जात बिखरी है हर जगह, समेट मेरा हर जरा दे। तू ही तो मेरा है नगेबां या इलाही। तीसरा लेक्चर चल रहा था। सर मकसूद व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे थे और साथ साथ बोल तफसील से बता रहे थे। फिर उन्होंने मार्कर बंद किया और डाइस पर आकर खड़े हो गए। इन सब में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी सर। हीरा ने हाथ बुलंद किया। यस प्लीज़ बेटा पूछिए, सर मकसूद ने कहा तो हीरा सवाल पूछने लगी। इसी वक्त क्लास में क्लर्क दाखिल हुआ। हीरा गोंदल और फैज रहीम को प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलवाया है। क्लर्क ने क्लास में दाखिल होकर सर मकसूद से कहा तो एक लम्हे के लिए हीरा और फैज हैरान रह गए। नीलम मुस्कुराई क्योंकि वो जान गई थी कि क्या होने वाला है। जरूर ये फैज ने ही शरारत की होगी, हीरा ने दिल में सोचा और फिर अपनी कुर्सी से उठकर बाहर चलेगी। फैज भी इसके पीछे पीछे चलने लगा। आखिरकार वो प्रिंसिपल के ऑफिस का पहुंचे। जो ही हीरा ने जाकर प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देख हैरत ज़दा रह गई क्योंकि सामने प्रिंसिपल के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर चंदा बेगम यानी हीरा की माँ बैठी थी।
रज़िया ने सोई हुई ज़ेबा को उठाया जो बाहर सहन में पड़ी चारपाई पर सो रही थी। ज़ेबा पुत्र उठ जा ना, जल्दी उठ जा, तुझे नहलाऊं, फिर हमने तहरीम बाजी के घर भी जाना है। रज़िया ने ज़ेबा को हिलाया, फिर ज़ेबा को उठाकर वो सामने खरे की तरफ ले गई ताकि इसे नहलाकर कपड़े पहनाए। रज़िया ने निकले से टब पहले ही भर लिया था। अम्मा ये पानी कहाँ से आता है? रज़िया ज़ेबा को नहला रही थी कि ज़ेबा ने ये सवाल किया तो रज़िया चौंक कर रह गई। पानी तो पुत्र ज़मीन के नीचे से आता है, रज़िया ने कहा, और ज़ेबा पर पानी गिराया आई। ज़ेबा पर पानी गिरा तो बोली, अम्मा इस मिट्टी के नीचे पानी है। ज़ेबा ने ज़मीन की तरफ इशारा किया। हाँ पुत्र, रज़िया ने बेदहानी से कहा, इसमें तो इस दिन बैत खुद ही ज़मीन मगर पानी निकला ही नहीं। ज़ेबा ने मासूमियत से कहा तो रज़िया इसका चेहरा देखने लगी क्योंकि ज़ेबा के इस सवाल का जवाब इसके पास नहीं था। फिर बोली, पुत्र पानी अल्लाह मियाँ के पास से आता है। अल्लाह मियाँ पानी को ज़मीन में रख देते हैं, फिर वो हमारे पास आ जाता है। रज़िया ने ज़ेबा को नहलाकर इसे कपड़े पहनाते हुए कहा, अल्लाह मियाँ ज़मीन पर पानी कैसे रखते हैं? ज़ेबा ने कहा तो रज़िया हैरान हो गई। हाय कितनी सोनी लग रही है मेरी ती, नहाकर निखर गई है। रज़िया ने बात बदलने के लिए कहा और ज़ेबा की पेशानी का बोसा लिया। चक इधर आज तुझे पोनी कर दूं, फिर तुझे रोटी खिलाऊंगी मैं अपनी धी को, रज़िया ने कहा और ज़ेबा के बालों को करने लगी। मिस्टर फैज़, जो ये मैम चंदा कह रही हैं क्या सच है? प्रिंसिपल ने चंदा बेगम की बात सुनकर फैज़ से कहा जो सामने खड़ा बुत बना था। हीरा भी पास खड़ी थी, हैरत से ये सब देख रही थी। चंदा बेगम ने एक एक बात प्रिंसिपल को बताई थी जो कुछ फैज़ ने हीरा के साथ किया। हीरा हैरान थी कि यह सब मम्मा को कैसे पता चला। हालांकि हीरा ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया था। वो कुछ कहना चाहती थी मगर इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इसने फैज़ के चेहरे को देखा, एक अजीब बेबसी। यस सर, बट फैज़ ने अपनी सफाई देनी चाहिए। हाउ डेयर यू, हमारे कैंपस में तुम इस तरह करते हैं और हमें खबर भी ना हुई, प्रिंसिपल ने गर्ज कर कहा तो फैज़ ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। हीरा ने फैज़ के चेहरे को देखा। इसका दिल कर रहा था कि फैज़ के हक में बोले मगर ज़बान साथ नहीं दे रही। बच्चे हर गर्जने की ज़रूरत नहीं आपको सर, मैं अपनी बेटी को यहाँ से डिसमिस करवाने आई हूँ। चंदा बेगम ने आकर कहा, प्लीज़ मैम ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ मैम। प्रिंसिपल ने कहा, देखिए प्रिंसिपल, मेरी बेटी के साथ यहाँ ये सब होता रहा, जानते हैं ना मैं कौन हूँ, हीरा के बाबा कौन है। इसके बावजूद आपकी निगरानी में कैंपस में यह सब होता रहा। मैं अपनी बेटी को भी यहाँ से खारिज करवाऊँ फिर और साथ साथ आपको भी यहाँ से निकलवाऊंगी। चंदा बेगम चीखी तो प्रिंसिपल साकत हो गया।